This is Rahul Bansal and welcome to IES. In this slide, we will be discussing the digital service tax. It's very important issue. You can contact us through Telegram and Gmail link given over here. So first of all, I would like to start with the question. So I will be discussing the question in the end. So till then, you comment in the YouTube section. Comment about the solution of the whichever answer you think is correct. So question is, India is a member of which of the following? OECD, Organization of Economic Cooperation and Development, Association of Southeast Asian Nation, ASEAN, or East Asia. So we will be discussing this in the end of the video. Please do comment the answer. So moving on, the digital service tax or acquisition levy. So what this issue is कि 2016 में इंडियन गवर्नमेंट 6% का इक्विलाइजेशन लेवल लगाया किन के ऊपर? ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज। होता क्या था कि जैसे गूगल है या फिर यूट्यूब है, यूट्यूब पर आप एडवर्टाइजमेंट देखते होंगे, गूगल पर भी एडवर्टाइजमेंट आती है। ये लोग इससे रिवेन्यू जनरेट करते थे इन एडवर्टाइजमेंट से, मगर इन पर टैक्स पे नहीं करते थे। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि इन सारी कंपनियों पर 2016 में ये एक 6% इक्विलाइजेशन लेवल लगाया था। इक्विलाइजेशन मतलब कि जो लोकल वो है डोमेस्टिक कंपनीज़ है उसको इक्वेट करने के लिए उनसे, ताकि वो टक्कर ना ले सके। यूट्यूब और गूगल तो एक जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने उनके ऊपर इंडिया वॉज वन ऑफ द फर्स्ट कंट्री टू इंट्रोड्यूस 6% इक्विलाइजेशन लेवी इन 2016 ऑन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट कंपनीज, जो इंडिया में रेजिडेंट नहीं थी, विदाउट ए परमानेंट इफ इट एक्सीडेड 1 लाख अ ईयर। अगर उनकी सर्विसेज जो एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज थी अगर 1 लाख से ज़्यादा थी तो उनके ऊपर 6% लेवी लगा दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। एग्जाम्पल गूगल, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर इन्होंने किया था। एंड मूविंग ऑन, सो हाउएवर इंडिया ने अब क्या किया, अप्रैल 2020 में डिजिटल टैक्स भी लगाया है 2% का ई कॉमर्स कंपनीज के ऊपर। ये तो था 2016 वाला ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, मगर ये क्या है, इसमें क्या है, फॉरेन ई कॉमर्स पे लगाया है। दिस इज़ अ टैक्स ऑन ई कॉमर्स सर्विसेज, सेलिंग गुड्स एंड सर्विसेज ऑनलाइन। अब क्या होता है, बहुत सारी कंपनी होती है, जैसे अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है। फ्लिपकार्ट तो चल इंडियन है, अमेज़न है, और भी है, ईबे है। तो ये क्या करते हैं, ये एक इन्वेंट्री ख़रीद लेते हैं और उस इन्वेंट्री में अपना माल रखते हैं और जैसे ही ऑर्डर आता है वहाँ से बेच देते हैं। तो जो दुकान खोल के बैठा है बंदा, जो शॉपकीपर्स है, वो उनकी एक लॉबी है, बहुत बड़ी लॉबी है शॉपकीपर्स की, ट्रेडर यूनियंस है। तो उन्होंने प्रेशर डाला है गवर्नमेंट के ऊपर कि आप फॉरेन ई कॉमर्स साइट है उनके ऊपर टैक्स लगाओ, ताकि हमको थोड़ा सा बूस्ट मिले। भाई हम तो एक स्टोर लगा के, स्टोर में बहुत मेहनत करते हैं और ये लोग ऐसे ही बेच देते हैं ऑनलाइन सामान। तो इन्होंने बोला कि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि अगर 2 करोड़ से ज़्यादा रिवेन्यू होता है तो हम आपको 2% टैक्स ले रहे हैं, ठीक है। और इसको बढ़ा के इन्होंने मई 2021 में, तभी हमने ये लोग डिस्कस कर रहे इसी कॉन्टेक्स्ट में, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया कि दिस इंक्लूड्स दैट डज एन एंटिटी दैट डज बिजनेस विथ मोर देन 3 लाख यूज़र्स इन इंडिया, उसको भी इंक्लूड कर दिया। पहले तो सिर्फ 2 करोड़ का रेवेन्यू कर रहे थे, और अब जो एंटिटी 3 लाख यूज़र्स को टच कर रही है, जैसे अमेज़न है, ये सारे 3 लाख से ऊपर ही होता है इनका। और ये 2% टैक्स है ना, ये रिवेन्यू पर है, ना कि उसके ऊपर टोटल इनकम के ऊपर। ये रिवेन्यू के ऊपर टैक्स लगाया है गवर्नमेंट ने, 2% टैक्स, बहुत बड़ी बात थी। तो इसकी वजह से बहुत इशू आए थे, हम लोग वो डिस्कस करने वाले हैं। नाउ वी आर सीइंग व्हाई द इंडियन गवर्नमेंट पुश टू हैव दिस टैक्स इक्विलाइजेशन लेवी और गूगल टैक्स भी बोलते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेमेंट जो है गूगल को देनी पड़ी है। और गूगल ही ऐसी कंपनी थी कि जो सबसे ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट कर रही थी एडवर्टाइजमेंट से और इन सब से। तो इसको बहुत बड़ी चोट लगी थी उस टाइम पे 2016 में भी। इट वाज इम्पोज टू गिव लेवल प्लेइंग फील्ड बिटवीन इंडियन बिजनेसेस
हु पे टैक्स इन इंडिया, जो इंडियन बिजनेस है वो टैक्स पे करते हैं, एंड फॉरेन ई कॉमर्स कंपनी हु डू बिजनेस इन इंडिया बट डू नॉट पे एनी इनकम टैक्स हेयर। तो वो टैक्स पे नहीं करते थे, और बाहर से मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है, सब कुछ ऑनलाइन है, एडवर्टाइजमेंट भी ऑनलाइन कर रहे हैं, किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं। और बाहर की कंपनीज है, बाहर हमसे रिवेन्यू लेती है, हमसे पैसा लेती है। गूगल, जैसे मेरे को एडवर्टाइजमेंट करनी है गूगल पे, यूट्यूब पे, मैं यूट्यूब को पैसा देता हूँ या गूगल को पैसा देता हूँ, वो बाहर की बाहर पैसा लेके चले जाते थे। तो अब इसलिए गवर्नमेंट ने ये इक्वलाइजेशन लेवल 6% का लगाया था, ताकि वो उसको इनकम को टैक्स किया जा सके, उनकी इनकम को। ओके, वो एक टैक्स करने से ये भी फ़ायदा होता है कि एक रेगुलेशन में आ जाती है सारी की सारी उनकी बिजनेसेस। फॉरेन कंपनी हैव ह्यूज लोकल क्लाइंट, जैसे यूट्यूब है, बहुत बड़ा क्लाइंट है, बहुत, इंडिया तो बहुत बड़ा बेस है इनका, बट वर बिलिंग दैम फ्रॉम देयर ऑफशोर यूनिट। अब बिल जो मैं एडवर्टाइजमेंट देखता हूँ यूट्यूब पर, उनका बिल तो आता था यूएसए से, और एडवर्टाइजमेंट दिखाते थे इंडिया के अंदर। रिवेन्यू कुछ इंडियन गवर्नमेंट को मिलता नहीं था। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाहते हैं डोमेस्टिक कंपनीज़ के लिए भी, जो डोमेस्टिक कंपनीज एडवर्टाइजमेंट देना चाहती है उनके लिए भी। सो उन्होंने लगाया था। गूगल हैज़ लॉट्स ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम डिजिटल एडवर्टाइजमेंट, तभी इसको गूगल टैक्स भी बोलते हैं। ओके, आई होप दिस इज़ क्लियर। Now we will be discussing the issue involved by the digital tax. Digital tax तो हमने 2020 में लगाया ना, अप्रैल 2020 में, वो भी 2% लगाया है। और इक्विलाइजेशन लेवल हमने 2016 में लगा दिया था 6%। तब इशू नहीं आया था इतना बड़ा, अब क्यों आया है? तो अब क्या हुआ, यूएस की ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एक, ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है इसकी। उसने बोला कि डीएसटी, डिजिटल सर्विस टैक्स इन इंडिया इज डिस्क्रिमिनेटरी, ठीक है, बिकॉज इट एग्जाम्प्ट्स इंडियन कंपनीज एंड टारगेट्स नॉन इंडियन फर्म्स एंड इट विल इन्वेस्टिगेट द मैटर। उन्होंने बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ओके, और ये इनका कहना इसलिए भी था क्योंकि वाई यूएस को इतनी चोट क्यों पहुंची, क्योंकि यूएस की कंपनीज ही सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, क्योंकि है तो सारी कंपनी यूएस की, गूगल, यूट्यूब, अमेज़न, ये सारी यूएस की बोर्न कंपनीज़ हैं, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी। 119 कंपनीज दैट इज़ आइडेंटिफाइड एज लाइकली लाइबल अंडर द डीएसटी। 119 कंपनी थी जो लाइबल हो रही थी, उसमें से 86 कंपनी यूएसए की थी, यानी कि 72% कंपनीज तो यूएसए की। तो यूएसए बोल रहा है कि हमें टारगेट कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, तो हम भी टारगेट करेंगे। यूएसए के प्रेसिडेंट का, बाइडेन का इवन स्टेटमेंट आ गया था कि हम लोग पल्सिस पर, राइसिस पर, जो इंडियन स्टील आता है, इंडियन स्टील बहुत जाता है वहाँ पर ना, इंडियन स्टील का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो बहुत जाता है, तो हम भी उस पर ड्यूटी बढ़ा देंगे, मगर वो बाद में रुक गए थे। सो हिट्स यूएस फर्म मोर बिलिंग ऑफ टैक्स 30 मिलियन पर ईयर। अब उनको 30 मिलियन पर ईयर का टैक्स देना पड़ेगा, तो ज़्यादा, तो इसकी वजह से, डिजिटल टैक्स की वजह से। और कौन कौन से कंट्रीज़ में डिजिटल टैक्स है? हमने तो सिर्फ 2% का है, कैसे कई कंट्रीज़ में 4% का भी टैक्स है। कंट्रीज़ लाइक ऑस्ट्रिया और यूरोपियन यूनियन आपको पता होगा, पूरा का पूरा यूरोप जो है काफ़ी सारे कंट्री से मिलके बना है, कभी और दिन डिस्कस करेंगे। इंडोनेशिया, ब्राज़ील, इटली, स्पेन, टर्की एंड यूनाइटेड किंगडम ऑल्सो। अब यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर हो रहा है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। एंड आर ऑल्सो बीइंग इन्वेस्टिगेटेड फॉर द सेम बाय यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। अंडर उनका एक एक्ट है, ट्रेड एक्ट, उसके अंदर ये बॉडी बनी है, यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव। और वो बोल रहे हैं कि हम 301 सेक्शन इसके अंदर हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे, हमारी लोकल इन्वेस्टिगेशन। यूएसए ने जो बोला था, और इंडिया क्या बोल रहा है, इंडिया का स्टैंड क्या है? इंडिया सेज इट एंश्योर्स लेवल प्लेइंग फील्ड। हमने कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है विद रिस्पेक्ट टू ई कॉमर्स एक्टिविटीज़ बाय एंटिटी रेजिडेंट इन इंडिया एज वेल एज दोज नॉट रेजिडेंट इन इंडिया। कि भाई तुम्हारी इतनी बड़ी जायंट है, हम डेवलपिंग कंट्री हो, तुम डेवलप्ड कंट्रीज़ हो, इसमें हमने कोई बड़ा तीर नहीं मारा है, वो सही टैक्स लगाया है। और ऑल ओवर द वर्ल्ड टैक्स लगा रही है, सारी की सारी कंट्रीज टैक्स लगा रही है, कोई हम अकेले थोड़ी ना। और इंडिया को फॉलो किया है कंट्रीज़ ने डिजिटल टैक्स के मामले में, बिकॉज इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू टेक द इनिशिएटिव एट इन 2016 ऑल्सो। इट इज़ अ रिकॉग्निशन ऑफ द प्रिंसिपल दैट अ डिजिटल वर्ल्ड इज़ देयर। डिजिटल, देखो सब कुछ डिजिटल हो गया है, और डिजिटल होने की वजह से
अब गवर्नमेंट को रिवेन्यू कहाँ से जनरेट होगा? गवर्नमेंट को डिजिटल टैक्स लगाना ही लगाना पड़ेगा, क्योंकि सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन मूव कर रही है, तो हमें टैक्स तो लगाना ही पड़ेगा। अ सेलर कैन एंगेज इन बिजनेस इन ट्रांजेक्शन विदाउट एनी फिजिकल प्रेजेंस एंड गवर्नमेंट हैज़ अ लेजिटिमेट राइट टू टैक्स एनी ट्रांजेक्शन। किसी भी ट्रांजेक्शन को तो गवर्नमेंट टैक्स कर ही सकती है। तो गवर्नमेंट का स्टैंड भी सही है भाई, सब बिजनेस मूव ऑनलाइन हो गया है। जो इन्वेंट्री बेस्ड, जो शॉपकीपर बेस्ड बिजनेस था वो ठप हो रहा है, वो जा रहा है। तो हमको टैक्स तो चाहिए कहीं ना कहीं से। तो इंडिया सेट, एंड इंडिया ने एक और बहुत अच्छा पॉइंट कहा कि लेवे वॉज वन ऑफ द मेथड सजेस्टेड बाय 2015 OECD G20 रिपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अगर मेंस में लिख दोगे ना ये बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। 2015 में OECD है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्रीज, इसमें सारे डेवलप्ड कंट्रीज होते हैं OECD में। इसकी G20 भी एक बेसिकली डेवलप्ड कंट्रीज़ का ही वो है, ग्रुप है। एंड उसकी एक रिपोर्ट थी बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग में इन्होंने बोला था कि फॉर टैकलिंग टैक्सेशन चैलेंजेस अराइजिंग फ्रॉम डिजिटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, आप टैक्स उस पर लेवाए करिए, आप टैक्स लगाइए ताकि टैक्स का इवेजन ना हो। बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग क्या होता है? इसके अंदर क्या करते हैं, जो कंपनीज है, जैसे मान लो कोई भी अभी फेसबुक है या फिर गूगल है, ये लोग क्या करते हैं कि दूसरी कंपनीज है, ये बड़ी कंपनीज तो फिर भी थोड़ा सा कंप्लाई करती है, मगर ये क्या करते हैं कि ये टैक्स की ऐसी प्लानिंग करते हैं, टैक्स प्लानिंग स्ट्रेटेजी बाय MNC टू शिफ्ट देयर प्रॉफिट फ्रॉम हायर टैक्स जुरिस्डिक्शन। अब इंडिया में तो टैक्स ज़्यादा लगता है। अब अगर मान लो कोई छोटा सा आइलैंड कंट्री है, ठीक है, जैसे मालदीव्स है, कंट्रीज है, ठीक है, या फिर कोई भी सिंगापुर कंट्री है, ऐसे जो कंट्रीज़ हैं, मॉरिशियस है, ठीक है, शेशल आइलैंड है, ये जैसे छोटे छोटे कंट्रीज आइलैंड है, इनके पास रिवेन्यू सोर्स तो होता नहीं है। तो इनके ये लोग क्या करते हैं, ये ना टैक्स रेट बिल्कुल ही लो रखते हैं, 2% 4%। और इंडिया में टैक्स रेट कितना है, 25-26%। तो वो कंपनीज क्या करती है, अपना हेडक्वार्टर तो दिखा देगी छोटे से आइलैंड में जहाँ पर टैक्स रेट कम है, ठीक है। और इंटरनेशनल लॉ ये है कि आप डबल टैक्सेशन नहीं लगा सकते कहीं पर भी। इंटरनेशनल ट्रीटी है ये, इसके अंदर ही OECD की WTO के अंदर। तो इनकी ट्रीटी है कि आप डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस करो। तो यहाँ से मूव कर देते हैं पैसा छोटे कंट्रीज़ के अंदर, ठीक है। तो वो प्रॉफिट सारा का सारा शिफ्ट कर जाता है इंडिया से। तो इसीलिए वो बेस इरोजन और प्रॉफिट शिफ्टिंग की जो रिपोर्ट थी, तो उसके तहत भी इन्होंने ये बोला कि आप इसको लिवाए करिए टू लोअर जुरिस्डिक्शन, दस इरोडिंग द टैक्स बेस ऑफ हाई टैक्स जुरिस्डिक्शन। हमारा टैक्स बेस कम हो जाएगा, हमारा मतलब टैक्स कलेक्शन भी कम होगा और टैक्स देने वाले भी कम होंगे। देखो चैलेंजेस ऑफ DST, डिजिटल सर्विस टैक्स की वजह से चैलेंजेस क्या क्या हैं। एक तो इंडिया और USA की रिलेशन में थोड़ा स्ट्रेन आ गया इसकी वजह से, क्योंकि $30 मिलियन का अगर इंडिया टैक्स लगाएगा तो USA थोड़ा ना सहन करेगा। तो चेंजिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की वजह से सारे कंट्रीज़, क्योंकि एक US से बहुत बड़ी लॉबी है, वो बहुत सारे कंट्रीज़ को, छोटे छोटे कंट्री को तो ऐसे इम्पेक्ट कर देता है। तो प्रोलिफरेशन ऑफ डिजिटल टैक्स इज़ अ सिम्टम ऑफ चेंजिंग इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर। तो उससे ये पता तो चलता है कि हमें एक इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर चेंज हो रहा है, क्योंकि हम डिजिटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे हैं, तो ज़रूरी है। इवेंचुअली द टैक्स मे कम एज अ बर्डन फॉर डिजिटल कंज्यूमर। भाई वो हमसे ही तो लेंगे कंपनी वाले, अगर हम गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी तो वो क्या करेंगे, वो अपनी फ़ीस वहाँ से निकाल लेंगे। तो इन द एंड कंज्यूमर सफ़र करेगा। अगर 2% ई-कॉमर्स कंपनी के ऊपर, ट्रांजैक्शन के ऊपर उनकी टैक्स लगता है, तो वो बिजनेसेस हमसे ही तो लेंगे सारा का सारा टैक्स। इट कुड इनवाइट रिटेलिएटरी टैरिफ लाइक USA, एंड USA ने इम्पोज भी, फ्रांस पे भी इम्पोज किया, इंडिया पे भी इम्पोज किया। इंडिया की तो बहुत सारे प्रोडक्ट पर बोला था कि हम इम्पोज करेंगे। इट ऑल्सो रिजल्ट इन अ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन कैसे, अब वो बोलती है कि अमेजन बोलती है या फिर वो बोलते हैं कि हमने जहाँ हमारा हेडक्वार्टर है हम वहाँ भी टैक्स दे रहे हैं और यहाँ भी टैक्स दे रहे हैं 2% का, तो ये तो डबल टैक्सेशन हो गया, डबल मार होगी हमारी, हम क्या करें। मगर भाई तुम इतने बड़े जायंट हो, इतना कमाते हो और
टैक्स तो देना ही पड़ेगा। एक बार ओईसीडी डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इस स्लाइड में हमने ओईसीडी मेंशन किया था। ओईसीडी क्या है? इंटर गवर्नमेंटल, यानी कि आपस में इंडिया, यूएसए, फ्रांस, यूके, जो इंटर गवर्नमेंटल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। इंटर गवर्नमेंटल मीन्स बहुत सारी गवर्नमेंट मिलके, इंटरनेशनल जो रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट है, कंट्रीज़ है, वो मिलके एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट फाउंडेड टू स्टिमुलेट इकोनॉमिक प्रोग्रेस, ताकि सारे कंट्री मिलके आके कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढे इकोनॉमिक को प्रोग्रेस करने का, वर्ल्ड इकोनॉमी को प्रोग्रेस करने का, बेस को, जैसे टैक्स को अवॉइड करने का, टैक्स अवॉइडेंस होती है उसको मिनिमाइज करने का। तो एंड वर्ल्ड ट्रेड फाउंडेड इन 1961, और हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस से, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेरिस के अंदर इसका हेडक्वार्टर है ओईसीडी का, राइट। मोस्ट ओईसीडी मेंबर्स आर हाई इनकम इकोनॉमीज, सारे के सारे डेवलप्ड है विद वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड आर रिगार्डेड एज डेवलप्ड कंट्रीज़। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ओईसीडी में सारे के सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ है। तो ओईसीडी की जो रिपोर्ट्स आती है ना, वो बायस्ड होती है हमेशा डेवलप्ड कंट्रीज़ के फेवर में। इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, चाइना अपने आप को दिखाता है डेवलपिंग है, मगर है भी चलो डेवलपिंग है, बहुत सारे कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ है। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ ने भी एक अपना वो बना लिया है, ग्रुप बना लिया है, जैसे ब्रिक्स हो गया, ओके, ब्रिक्स हो गया, ब्रिक्स है, आसियान है, ठीक है, आसियान है। तो इनको चैलेंज करने के लिए इन्होंने भी अपना एक ग्रुप बना लिया, इन लोगों ने, अलग अलग कंट्रीज़ ने। सो ठीक है, ब्रिक्स हो गया, आसियान हो गया, इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर क्या है, ओईसीडी के अंदर 36 मेंबर्स हैं, और इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर, रिमेंबर, इंडिया इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ओईसीडी बट अ की इकोनॉमिक पार्टनर है एक इसका। तो रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। गवर्नमेंट एट ए ग्लांस 2017 रिपोर्ट, इसमें क्या करते हैं, ये गवर्नमेंट की फिस्कली प्रूडेंट देखते हैं कि गवर्नमेंट की डिफरेंट कंट्रीज़ की कैसे वो प्रूडेंट है, ठीक है। और एक होता है इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक, ये कोविड के चलते बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि माइग्रेशन तो आपको पता है कि इंडिया के अंदर बहुत बड़ा इशू बना था, पॉलिटिकल इशू भी है। तो इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक इज़ गिवन बाय ओईसीडी, रिमेंबर, ओईसीडी बेटर लाइफ इंडेक्स, ये भी इसका एक रिपोर्ट है। सो जो क्वेश्चन था, एंड स्लाइड है, इंडिया इज़ अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, आई होप आपने कमेंट किया होगा, ओईसीडी, आसियान और ईस्ट एशिया समिट। ओईसीडी का तो हमने अभी डिस्कस किया है कि वो ओईसीडी में नहीं है, और आसियान जो है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, जब साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया वैसे साउथ एशिया के अंदर आता है, मगर ये साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट में इंडिया नहीं, ये एक अलग पोर्शन हो जाता है, तो इंडिया इसके अंदर नहीं आता, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के अंदर नहीं आता है। इसके अंदर वैसे 10 मेंबर्स होते हैं, इसके अंदर एसोसिएशन ऑफ आसियान बोल रहे हैं ना, ASEAN, आसियान के अंदर 10 मेंबर्स हैं, ओके। ये 10 मेंबर्स भी इंपॉर्टेंट है, ये 10 मेंबर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इनकी बहुत बड़ी लॉबी है आपस में। तो इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पॉपुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ये इंडिया का बहुत बड़ा पार्टनर बन सकता है। अभी इनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट प्लस चाइना भी इनके साथ था, तो वो चल रहा था। सो मूविंग ऑन, ईस्ट एशिया समिट, और एक है ईस्ट एशिया समिट, ठीक है। आंसर इज बी, यानी कि 3 ओनली, यानी कि ईस्ट एशिया समिट। इंडिया सिर्फ इसी का ही एक मेंबर है, ईस्ट एशिया समिट, ओके। अब ईस्ट एशिया समिट कंप्राइज ऑफ 10 मेंबर कंट्रीज, उसके अंदर कौन कौन है, आसियान के मेंबर्स भी हैं। ईस्ट एशिया समिट के अंदर 10 मेंबर कंट्रीज ऑफ आसियान के मेंबर भी, आसियान के अंदर ये थे ना, ये 10 मेंबर्स, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, जो सारे के सारे इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट के उस साइड लाया करते हैं। यू कैन गूगल, आप इनकी लोकेशन ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सारे के सारे कंट्रीज़। और ईस्ट एशियन समिट के अंदर और कौन कौन से मेंबर है, पूरा का पूरा ईस्ट एशिया डाल दिया है। जैसे एक तो वेस्टर्न कंट्रीज़ बोलते हैं ना, वेस्टर्न कंट्रीज़ का वेस्टर्न कल्चर आ गया, वेस्टर्न वो आ गया,
ऐसे ही ईस्टर्न है, ईस्टर्न में क्या है, ईस्टर्न एशिया में क्या क्या ये सारा आ गया है। ओके, उसके अंदर क्या है, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, इंडिया, ये सारी की सारी ग्रोइंग डेवलप्ड है। न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, इसमें साउथ कोरिया है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया इज़ साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया नहीं है क्योंकि नॉर्थ कोरिया तो एक डिक्टेटरशिप है। और रशिया भी है और यूनाइटेड स्टेट भी है, ये रिमेंबर रखना कि रशिया और यूनाइटेड स्टेट दोनों हैं। तो ईस्ट एशिया समिट में इनकी पॉपुलेशन रिप्रेजेंट्स टोटल रिप्रेजेंट 54% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यूरोपियन यूनियन नहीं है इसके अंदर, और बहुत सारे ब्राज़ील वगैरह जो कंट्रीज़ है, साउथ अमेरिका का बहुत सारा पार्ट नहीं है। अकाउंट्स फॉर 58% ऑफ द ग्लोबल जीडीपी। अब देखो ना, 58% ग्लोबल जीडीपी के लिए तो ये बहुत बड़ी समिट है। और हर साल होती है, हर 2 साल में एक बार होती है आई गेस, आई डोंट नो, आई विल कंफर्म एंड रिवर्ट टू यू। EAS इज़ ए आसियान सेंटर्ड फोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ईस्ट एशिया समिट जो है वो आसियान से ही निकला है, ठीक है, और ये चेयर किया जाता है बाय आसियान मेंबर्स ही ओनली। ये प्रीलिम्स में आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है इसका। ओके गाइस, थैंक यू। डू लेट अस नो कि क्या क्या शॉर्ट कमिंग्स है, व्हाट यू वांट टू, विच टॉपिक यू वांट टू कवर, कौन सा टॉपिक आप कवर करवाना चाहते हैं। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।